स्किप के 2 सालों में किस स्ट्रॉ हैट ने किस तरह से ट्रेनिंग किया और किसका ट्रेनिंग था सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि जहां कुछ लोग जानवरों के साथ खेल रहे थे, कुछ बेचारे अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे थे। तो कुमा सभी स्ट्रॉ हैट्स को वर्ल्ड के डिफरेंट जगह में टेलीपोर्ट कर देता है। और जॉय बॉय को तो छोड़ दो, असली मास्टरमाइंड तो ये कुमा है। इसने हर स्ट्रॉ हैट को परफेक्टली उसी जगह भेजा जहां वो अपनी स्किल्स को बेस्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लूफी। तो जब लूफी अपने भाई एस को बचा नहीं पाया, जब उसके आंखों के सामने एक एक करके कुमा उसके सभी फ्रेंड्स को गायब कर रहा था, यही मोमेंट्स थे जब लूफी को रियलाइज होता है इतना काफी नहीं है। वो टाइम स्किप के पहले जितना भी स्ट्रॉन्ग, पर एक एडमिरल, वॉरलॉर्ड या फिर मरीन्स के सामने उसकी एक नहीं चल पाई। एंड इस सब के बाद लूफी मेंटली टूट जाता है एंड तब डिसाइड करता है उसे ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि लूफी को एक ऐसा पायरेट किंग नहीं बनना था जो कि अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट ना कर पाए। तो अब बात करते हैं कि लूफी का एक्चुअल ट्रेनिंग था क्या। जब रैली देखता है लूफी रेडी है एक बड़ी चेंज के लिए, तो रैली ने डिसाइड किया लूफी को एक खतरनाक जगह ले जाने का, रुशुकाइना आइलैंड। ये आइलैंड एक छोटी सी जगह है जो कि अमेज़न लिली के पास, बट यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम ब्रूटल। यहाँ पर दिन बदलने के साथ साथ सीजन भी चेंज हो जाता है, जैसे कि कल रेनी सीजन था तो आज विंटर, फिर कल समर। इसके अलावा 500 से भी ज्यादा डेंजरस क्रीचर यहाँ रहते हैं। तुम ही सोचो लूफी की ट्रेनिंग कैसी हो। और अगर हम लूफी के ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो सिल्वर्स रैली, उसके टीचर को कैसे भूल जाए। ये बंदा किंग ऑफ द पायरेट का राइट हैंड मैन था। रैली ने लूफी को सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि कंप्लीट फाइटर बनाया, जो कि हर सिचुएशन को समझ सके और उसे हैंडल कर सके। इस ट्रेनिंग के बाद लूफी में जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो था हाकी। पहले लूफी सिर्फ एक डेविल फ्रूट यूजर था और वो इसी पर डिपेंडेंट भी रहता था। रैली ने उसे हाकी के तीनों, जैसे कि ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट, एंड रैली ने लूफी को कॉन्करर्स हाकी सिखाया। कॉन्करर्स हाकी एक ऐसी चीज है जो कि कोई सीख नहीं सकता, उनमें ऑलरेडी होना चाहिए। रैली ने लूफी को इसे मास्टर करने में जरूर मदद। इसके अलावा रैली ने लूफी को इतना दौड़ाया, इतना मारा और इसकी बॉडी को पूरा एक्सट्रीम सिचुएशन तक ले गया, इसकी बॉडी विदाउट हाकी भी लड़ने के लिए रेडी हो। अब आता है इस ट्रेनिंग का सेकंड फेज, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। हाकी के बिना भी क्या कोई सिर्फ ट्रेनिंग से स्ट्रांग बन सकता है? बिल्कुल, जिसका लाइव एग्जांपल है हमारा लूफी। अब मुझे पता है ये हाकी को नेक्स्ट लेवल पर यूज करता है, बट लूफी इस मोमेंट तक विदाउट हाकी भी एक बीस्ट बन चुका है। लूफी का स्पीड, रिफ्लेक्स या फिर एंड्योरेंस उसे हाकी से नहीं, उसे अपने ट्रेनिंग से मिला। 500 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स से फाइट करना, कभी कभी तो लूफी को खाने के लिए भी नहीं मिलता था और उसे ऐसी जगह सर्वाइव करना था। और ये अल्ट्रा हार्डकोर वर्कआउट रूटीन लूफी के लिए ये डेली रूटीन बन चुका था। और अब बात करते हैं लूफी के नए मूव्स की। ट्रेनिंग के बाद लूफी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, उसने कुछ नए अटैक्स को भी डेवलप किया, जिसमें कि सबसे बड़ा अपग्रेड था उसका गियर 4। जब लूफी ने ये टेक्निक फर्स्ट टाइम दो फ्लेमिंगो के अगेंस्ट यूज किया तो लिटरली पूरा फैंडम क्रेजी हो गया था। गियर 4 की मेजर एबिलिटी थी उसकी रबर बॉडी को हाकी के साथ परफेक्टली कंबाइन कर, जिसमें कि उसने मल्टीपल फॉर्म्स भी डेवलप किए, जैसे बाउंस मैन, टैंक मैन या फिर स्नेक। और इस ट्रेनिंग के बाद लूफी एक रुकी पायरेट नहीं रहा। लूफी की सोच बदल गई, उसकी स्ट्रेटजी इंप्रूव हो गई और लूफी का फाइटिंग स्किल एक नए हाइट तक पहुंच गया। पहले जहां वो सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट रहता था, अब लूफी पहले अपने अपोनेंट को एनालाइज करता है और उसी के हिसाब से फाइट करता है। तो इन 2 सालों में हमने लूफी का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और अब बात करते हैं हमारी लूफी के राइट हैंड जोरो। तो जोरो भी हमेशा से एक पावर हाउस रहा था, लेकिन प्री टाइम स्किप में कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स आए जहां पर जोरो को और स्ट्रांग होने की जरूरत थी, जैसे कि मीहॉक से लड़ते वक्त। एंड कुमा के सामने तो जोरो इतना हेल्पलेस फील करता है, उसके सामने वो अपना सर तक झुका ले। 船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。 और मुझे तो लगता है कि जोरो के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी भी था। कुमा जोरो को भेज देता है कुराईगाना आइलैंड, जो कि एक्चुअली था मीहॉक का टेरिटरी, और यहीं से शुरू होता है जोरो का इंटेंस ट्रेनिंग। सबसे बड़ा शौक हमें तब मिलता है जब जोरो मीहॉक से ट्रेनिंग मांगता है। जोरो अपने ईगो को साइड रखकर डायरेक्टली मीहॉक के सामने अपना सर झुका लेता है, मतलब जोरो ने अपनी प्राइड तक का सैक्रिफाइस कर दिया। और जोरो ये कर रहा था लूफी के लिए। जोरो को जैसे ही एस के डेथ का न्यूज मिलता है, जोरो लूफी के बारे में सोचता है और ऐसे किसी मोमेंट पे उसे लूफी के साथ होना चाहिए। अब जोरो के मन में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना तो अभी भी था, पर यहाँ पर उसे और ज्यादा ताकतवर बनने का एक और मोटिवेशन मिल चुका था। सवाल ये उठता है कि जोरो ने मीहॉक से आखिर एग्जैक्टली सीखा क्या। सबसे पहले तो मीहॉक ने जोरो को बताया कि फाइट में बस स्ट्रेंथ काम नहीं करता, प्रिसिक्शन भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा जोरो ने आर्मामेंट हाकी यूज करना सीखा, जो कि स्वॉर्ड्समैनशिप को और ज्यादा डेडली बना देता है। वानो आर्क में हमने उसका हाकी भी देखा एंड प्रोबेबली ये भी उसे मीहॉक ने ही सिखाया। फिर नेक्स्ट है एंड्योरेंस एंड स्टैमिना। मीहॉक ने जोरो के स्टैमिना को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। पूरे 2 साल नॉन स्टॉप ट्रेनिंग के बाद जोरो एक लिटरल मॉन्स्टर बन गया था। लेकिन सिर्फ मीहॉक ही नहीं, जोरो को और भी अलग तरह के अपोनेंट्स मिले, जैसे कि ह्यूमन ड्रिल्स। ये इंटेलिजेंट बंदर मीहॉक के स्वॉर्ड्स टेक्निक को कॉपी करने में एक्सपर्ट। जोरो को इनके अगेंस्ट सर्वाइव करने के लिए अपनी पूरी एबिलिटी का यूज करना पड़ता था। शुरू में तो ह्यूमन ड्रिल्स जोरो को एक अच्छा खासा चैलेंज देते थे, पर थोड़ी ट्रेनिंग के बाद जोरो इन्हें डिफीट करने लगा। और टाइम स्किप के बाद जब जोरो साबावदी में सबसे पहली बार दिखा, तभी सब समझ गए थे कि जोरो अब एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। जोरो का कॉन्फिडेंस, उसका फाइटिंग स्टाइल, उसका हाकी कंट्रोल, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। फिर नेक्स्ट है लूफी का लेफ्ट हैंड मैन सांजी। तो कुमा ने सांजी को भेजा था मोमोरियो आइलैंड, जो कि ग्रैंड लाइन के कामाबागा किंगडम का एक हिस्सा था, और ये प्लेस इंपीरियो इवोंका के अंडर आता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि क्या इवोंका ने सांजी को कोई स्पेशल ट्रेनिंग दिया या फिर उसने सांजी को किसी टेक्निक में एक्सपर्ट बना दिया, तो एक्चुअली नहीं, सांजी का असली ट्रेनिंग अलग ही लेवल का टॉर्चर था। この野郎まさか。よく似合ってるわよ。おい見るな。っていうか
सांजी के लिए मोमोरियो आइलैंड एक नाइटमेयर जैसा था। वहाँ पे 99% पॉपुलेशन ओकामा थी और वो सभी लोग सांजी के पीछे पड़ चुके थे। सांजी भाग रहा है एंड ओकामा लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। सांजी और तेज भाग रहा है, ओकामा भी और तेज भाग रहा है, और तेज और तेज और तेज। मतलब सांजी के लिए हर दिन सिर्फ यही रूटीन। और इसी तरह से सांजी ने अपनी स्पीड और एजिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। इस वजह से सांजी का सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी इंप्रूव हो चुका था। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पीछे ओकामा की एक पूरी सेना भाग रही है, तो उनसे बचने के लिए तुम अपनी पूरी जान लगाकर भागोगे। लेकिन सिर्फ भागना ही नहीं, सांजी ने यहाँ एक और काफी ओपी स्किल सीखा। 99 वाइटल रेसिपी। कामाबागा किंगडम के शेफ ने सांजी को एक सुपर पावरफुल कुकिंग टेक्निक सिखाया जो कि फाइटर के स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को जल्दी से रिकवर कर देता है। और यही रेसिपी सांजी का सीक्रेट वेपन बन जाता है फ्यूचर बैटल। लेकिन ये सब तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग था। सांजी को यहाँ पर एक मेजर पावर अप मिला, उसका हाथ। सांजी ने अपने ऑब्जर्वेशन हागे को काफी इंप्रूव कर लिया। उसका प्रेडिक्शन पावर और रिएक्शन टाइम भी काफी ज्यादा प्रिसाइज्ड हो चुका था। और उसने आर्मामेंट हाकी भी डेवलप कर लिया जो कि उसके डियाब्ले जाम्बे अटैक को और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देता है। अब नेक्स्ट आता है चॉपर। तो चॉपर जाता है टोरिनो किंगडम। पहले तो चॉपर कोई एक छोटी सी जगह लग रही थी, बट रियलिटी में एक ह्यूज आइलैंड था जहाँ की छोटी छोटी जगह पर एडवांस मेडिकल प्लांट्स पाए जाते हैं। वहाँ के बर्ड्स और ह्यूमंस के बीच एक कांस्टेंट वॉर चल रहा था। चॉपर ने वहाँ पर एडवांस मेडिकल और न्यू कॉम्बैट स्ट्रेटेजी सीखा। लेकिन क्या चॉपर सिर्फ खुद सीख रहा था या फिर उसने किसी और को भी ट्रेन किया? ये इंटरेस्टिंग क्योंकि जहाँ बाकी के मेंबर्स खुद कुछ न कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे। तो टोरिनो किंगडम एक ऐसी जगह थी जहाँ के लोगों के पास रिच मेडिकल नॉलेज था, लेकिन उन्हें साइंटिफिकली यूज करने का तरीका नहीं जानते थे। चॉपर ने वहाँ के लोगों को मॉडर्न मेडिकल टेक्निक और डिजीज के ट्रीटमेंट्स के नए मेथड सिखाए। चॉपर ने टोरिनो किंगडम के लोगों को बताया कि साइंटिफिक मेथड और हर्बल मेथड का कॉम्बिनेशन किसी भी डिजीज का और ज्यादा पावरफुल क्योर बन सकता है। एंड टोरिनो किंगडम के लोग ज्यादा कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उनका जंगल में सर्वाइवल सेंस काफी अच्छा था। चॉपर ने उन्हें बेसिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सेल्फ डिफेंस के कुछ टेक्टिक्स बताए और ये ट्रेनिंग टोरिनो किंगडम के लोगों के लिए काफी यूजफुल भी था। और साथ ही साथ चॉपर ने खुद के भी फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड कर मॉन्स्टर पॉइंट को कंट्रोल करना सीख लिया। इन टाइम स्किप के बाद चॉपर का मेडिकल नॉलेज नेक्स्ट लेवल हो चुका था। चॉपर ने कई जगह प्रूव किया है कि वो इमरजेंसी फ्रूट से वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बन चुका है। नेक्स्ट है हमारी प्यारी रॉबिन। तो कुमा रॉबिन को एक मिस्टीरियस जगह भेज देता है जिसका नाम था टेक्यूला वुल। ये एक मैसिव ब्रिज था जो कि 700 सालों से बनाया जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट नहीं बल्कि एक स्लेवरी कैंप भी था। यहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने प्रिजनर्स से काम करवाती थी। यहाँ तक कि इन कमीनों ने रॉबिन से भी मजदूरी करवाई। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भले इतने सालों में कितने भी बुरे काम किए, बट इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कोई रॉबिन से मजदूरी कैसे करवा सकता है। पर फिर रेवोल्यूशनरीज यहाँ आते हैं, रॉबिन को बचाते हैं और रॉबिन का असली ट्रेनिंग यहीं से शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रेवोल्यूशनरीज ने रॉबिन को ट्रेन किया? तो हाँ, ट्रेनिंग तो हुआ, बट ये सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि टेक्टिकल भी था। रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर मंकी डी ड्रैगन, उसके अंदर साबो, कोआला और बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स। रॉबिन ने टाइम स्किप के 2 साल इन्हीं लोगों के साथ स्पेंड किया। रेवोल्यूशनरीज के पास बहुत यूनिक और पावरफुल फाइटिंग टेक्निक था जिसमें कि रियोशोकिन भी शामिल है, जिसे कि साबो एंड कोआला यूज करते हैं। टाइम स्किप के बाद जो हमें मेजर चेंज देखने को मिला वो है रॉबिन का स्किन कलर। रॉबिन टैन लेडी से बिल्कुल स्नो व्हाइट हो गई। उसके फाइटिंग स्किल में एक मेजर अपग्रेड आ चुका था। रॉबिन अपने हाना हाना नोमी के पावर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और अब वो सिर्फ स्मॉल बॉडी पार्ट नहीं बल्कि अपने पूरे बॉडी का भी डुप्लीकेट बना सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था वानो में जब रॉबिन की फाइट ब्लैक मारिया से होती है। रॉबिन लिटरली अपना एक डीमन फॉर्म क्रिएट कर देती है और ये पावर उसके रेवोल्यूशनरी आर्मी के ट्रेनिंग का रिजल्ट है, क्योंकि ये एक वॉर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन था और ये रॉबिन के कॉम्बैट स्किल्स को एक्सपर्ट बना देते हैं। एंड रॉबिन के ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इंपैक्ट उसके कॉम्बैट स्किल्स पर नहीं बल्कि उसके मेंटालिटी एंड कैरेक्टर ग्रोथ पर पड़ा। एंड अगर हम एनीज लॉबी और वाटर 7 को साइड करें तो उसके ज्यादातर सीन केवल स्ट्रैट्स को इन्फॉर्मेशन देने का था, लेकिन टाइम स्किप के बाद उसने अपना वॉरियर रोल भी शुरू कर दिया था और रॉबिन पहले ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो चुकी थी। पर अब फैंस का एक बड़ा सवाल कि क्या रॉबिन ने हाकी को सीखा या फिर नहीं। ऑफिशियली तो हमें रॉबिन यूज हाकी कर सकती है फिर नहीं, इसका पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रॉबिन के पास ये एबिलिटी ही नहीं है। इसके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में रॉबिन को भी हाकी मिल जाए एंड प्रोबेबली ये ऑब्जर्वेशन एंड आर्मामेंट हाकी होने वाला है। अब नेक्स्ट है गॉड, मतलब गॉड दी उसप। प्री टाइम स्किप उसप सिर्फ एक कॉमिकल रिलीफ था। वो एक शार्प शूटर था, स्लिंग शॉट का यूज करता था एंड लॉन्ग रेंज अटैक करता था। एंड कुमा उसप को भेजता है बॉइन आर्कीपेलागो और ये काफी अजीब आइलैंड था एंड कार्निवोरस प्लांट से भरा था। यहाँ सब कुछ इंसानों को खाने के लिए ही बना था। ये आइलैंड खुद में ही एक बड़ा क्रीचर था और यहाँ पर उसप को मिलता है मास्टर हरकुलस। ये बंदा एक वॉरियर था जो कि नेचर एंड प्लांट को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट था। जब उसप यहाँ आया था तो वो काफी मोटा हो गया क्योंकि यहाँ के फ्रूट्स काफी टेस्टी भी थे, पर ये प्लेस मजे लेने के लिए नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड था। एंड ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहला है सर्वाइवल स्किल। सबसे पहले उसप को समझना पड़ा कि इस आइलैंड पर सर्वाइव करा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ सब कुछ इंसानों को खाने के लिए ही बनाया गया था। उसके मास्टर ने उसे सिखाया कि किस तरह नेचर का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसप ने जंगल में अलग अलग ट्रैप्स लगाना सीखा जिससे कि उसकी स्ट्रेटेजिक स्किल्स भी काफी अच्छी हुई और यहाँ पर उसप का स्पीड एंड एजिलिटी भी काफी बढ़ गया क्योंकि उसप ज्यादातर यहाँ पर भाग ही रहा है। और अब यहाँ के आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के प्लांट। ये कोई नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं, ये एक तरह से वेपन्स है। और यहीं पर उसप को मिलता है पॉप ग्रीन। ये ऐसा सीड था जो कि तुरंत ही बदलकर एक पावरफुल प्लांट बन जाता है और ये आगे चलकर उसप के फाइटिंग में सबसे ज्यादा मदद भी करता है।
इन टाइम स्किप के बाद जब उसप वापस आया तो उसके अच्छे खासे मसल्स बन चुके थे। उसप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। फिर उसप ने पॉप ग्रीन्स का यूज करके एक नया वेपन भी बनाया था। उसका स्नाइपिंग स्किल्स एडवांस हो चुका था। और फिर ड्रेसरोसा में तो वो ऑब्जर्वेशन हाकी भी यूज करता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स बताना तुम्हें किसका ट्रेनिंग सबसे डिफिकल्ट लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।